सिर्फ इसलिए कि तुमने जवानी में हमारी दोस्ती खत्म करने का वादा किया था। तुम्हारी बचपन की दोस्त जिसे ऑटिज्म था, तुम्हें चिलचिलाती धूप में दूर से देखती थी लेकिन तुम्हारे सामने आने से मना कर देती थी। फिर भी पिछली जिंदगी में तुम उसकी बीमारी की वजह से उससे बचते थे। एक कार एक्सीडेंट में जब वह तुम्हारे साथ मरने के लिए आग में कूद गई, तब जाकर तुम उसकी गहरी भावनाओं को समझ पाए। इसीलिए दोबारा जन्म लेने पर तुम तुरंत उसे ढूंढने गए। जब तुम बाई निंग बिंग के सामने आए तो वह एक बच्चे जैसी लग रही थी जिसने कुछ गलत किया हो। वह गुस्से में अपना सिर नीचे करके धीरे से माफी मांग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तुम्हारे ऑर्डर नहीं माने थे। तुम एक बार सख्त थे और मना करते थे। वह तुम्हारे सामने फिर से आ गई अपने आप। वह एक कदम पीछे हट गई, तुमसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके विचार और काम एक दूसरे के उलट थे। एक कदम पीछे हटने के बाद वह वहीं जम गई। तुम एक पल के लिए हैरान रह गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मिलने पर तुम्हारे पहले शब्द उसकी माफी होंगे। यह कहने के बाद बाई निंग बिंग चुपचाप जमीन को देखती रही और अपनी बंद छोटी सी दुनिया में वापस चली गई। तुम्हें बचपन से पता था कि उसे ऑटिज्म है। तुमसे मिलने से पहले वह बोलती भी नहीं थी, दिन भर खाली जमीन को देखती रहती थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा खोई रहती थी। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से तुम आए हो, सब कुछ चुपचाप बदल गया। बाई निंग बिंग के माता पिता ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वह टस से मस नहीं हुई। लेकिन जब भी तुम आते, उसकी नजरें तुम्हें ध्यान से देखती। अगर बाई निंग बिंग की दुनिया शुरू में एक अंधेरी जगह थी, तो तुम ही उसकी आंखों में अकेली रोशनी थे। बाद में कुछ समय तक उसका इलाज चला और उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। वह न सिर्फ बोलने को तैयार हो गई, बल्कि उसकी बीमारी भी लगातार ठीक हो रही थी। लेकिन जब से तुमने अपना रिश्ता तोड़ा है, तुमने उससे बहुत कम सुना है और तुम्हें नहीं पता कि वह कितनी ठीक हुई है। यह सोचकर तुमने बाई निंग बिंग की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? बाई निंग बिंग अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए जमीन को घूर रही थी। कोई जवाब नहीं आया। आप बेसब्र नहीं थे, आपने सब्र से इंतजार किया। कई मिनट बीत गए, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या आपको कुछ चाहिए? उसने थोड़ा सिर हिलाया। आप अजीब तरह से खड़े रहे। माहौल तुरंत शांत हो गया। आपने अपना सिर पीछे खुजलाया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले। बाई निंग बिंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह जमीन को घूरती रही, सोच में डूबी हुई लग रही थी। वह आपको पूरे दिन बिना हिले डुले ऐसे ही देख सकती थी। मिस, आप हर हफ्ते मिस्टर फैंग के स्कूल गेट पर इंतजार करने आती हैं। अब जब आपने उन्हें देख ही लिया है तो आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? कुछ कहो जो मैं कहना चाहता हूं। ड्राइवर ने गुस्से में आह भरी। पेट में गुड़गुड़ाहट ने उनके बीच की अजीब सी खामोशी को तोड़ा, ये कंफर्म करते हुए कि आवाज बाई निंग बिंग के पेट से आ रही है। आपने पलकें झपकाई और पूछा, क्या आपको भूख लगी है? क्या आपने अभी तक लंच नहीं किया है? बाई निंग बिंग की पलकें फड़कने लगीं। आखिर में उसने हैरान होकर ऊपर देखा। भूखा हूं, तुमने समझाया। तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ाहट का मतलब है कि तुम्हें भूख लगी है। बाई निंग बिंग ने ओहो कहकर जवाब दिया और फिर अपना सिर नीचे करके जमीन को खाली नजरों से देखने लगा। तुमने आह भरी और अपने माथे पर थप्पड़ मारा, यह भूलकर कि बाई निंग बिंग की सोच आम लोगों से अलग थी। भूख उसे खाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन उसके दिमाग में यह कोई आइडिया भी नहीं था। चलो, मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूं, तुमने मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर कैफेटेरिया की तरफ चल दिए। यह इशारा नेचुरल और जाना पहचाना लगा। तुम पहले भी ऐसा करते थे जब बाई निंग बिंग सोच में डूबा होता था और उसे उसी तरह घर ले जाते थे। बाई निंग बिंग रुका। उसकी नजर धीरे धीरे उनके जुड़े हुए हाथों पर गई। फिर उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उन्हें जाते देख ड्राइवर जल्दी से पीछे चला गया। उसे डर था कि कहीं उस लड़की को कुछ हो ना जाए। मास्टर और मैडम ने उसे खास तौर पर हर समय उसके पास रहने को कहा था। तुम कैफेटेरिया पहुंचे। क्लास के बाद रश आवर था जब एक बहुत खूबसूरत औरत अचानक कैफेटेरिया में आई। सबकी नजरें तुरंत उसकी तरफ गईं। तुम घूरने वालों से बेखबर लग रहे थे, लेकिन बाई निंग बिंग को बहुत अजीब लग रहा था। उसके होंठ कसकर आपस में चिपके हुए थे और वह अपने आप तुम्हारी तरफ पीछे हट गया। उसकी भौहें तन गईं। उसने मन ही मन गालियां दी। ड्राइवर, यह देखकर जानता था कि लड़की की बीमारी की वजह से वह दूसरों की नजरों को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। दूसरों का बहुत ज्यादा ध्यान उसे कंट्रोल खो सकता था, यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी। मास्टर और मालकिन ने उसे हर समय अपने पास रखा ताकि अगर लड़की बीमार पड़े तो वह तुरंत उसकी देखभाल कर सके। उसने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। तुमने बाई निंग बिंग के अजीब बर्ताव पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या खाना पसंद है? तुमने आराम से पूछा। तुमने पहले कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था और ना ही तुम्हें पता था कि उसकी पसंदीदा डिश क्या है। इस समय बाई निंग बिंग का सिर धड़कने लगा। उसकी भौहें चिढ़ से तन गईं।
उसका नेचर जानते हुए तुम्हें जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगा कि जब तुम अपने फोन पर खेल रही हो तो उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने खुद से कहा, मुझे याद है पहले तुम हमेशा मेरे कटोरे में बैंगन डालना पसंद करती थी। अब क्या तुम्हें अब भी यह पसंद है? मैं तुम्हारे लिए कुछ और मीट ऑर्डर करूंगी। हमें यह पक्का करना होगा कि यह एक बैलेंस्ड डाइट हो। तुम्हारी बातें सुनकर बाई निंगबिंग को ऐसा लगा जैसे वसंत की हवा उसके ऊपर बह गई हो, जिससे उसकी सारी चिंताएं शांत हो गई हों। उसकी तनी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसकी नजरें अब सिर्फ तुम पर थीं। आसपास की निगाहें अब उस पर असर नहीं कर सकती थीं। ड्राइवर, जो अभी अभी सीक्रेट आंगन से बाहर निकला था, अचानक रुक गया जब उसने देखा कि बाई निंगबिंग के इमोशन शांत हो गए हैं। वह सदमे से भर गया। जब उस लड़की को पहले दौरे पड़ते थे तो वह या तो खुद को या अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। हर बार उसे शांत करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता था और एक बैल और 2 बाघों की मिलीजुली कोशिशें लगती थीं। वह तुम्हारे पास 2 मिनट से भी कम समय में शांत हो गया। तब उसे समझ आया कि मैडम हमेशा मिस्टर फैंग की अहमियत पर क्यों जोर देती थी। फूड काउंटर पर तुमने अपने और बाई निंगबिंग के लिए एक ही डिश ऑर्डर की। ठीक है, चलो ट्रे को खाने के लिए टेबल पर ले चलते हैं, तुमने कहा, उसे ट्रे कैसे उठानी है यह दिखाते हुए। जैसे ही तुम अपना हाथ उसके हाथ से हटाने वाली थी, बाई निंगबिंग की भौहें तन गईं और उसने अपने आप तुम्हारा हाथ वापस पकड़ लिया। जैसे ही तुम्हारे गर्म कपड़ों ने उसकी हथेली को ढक लिया, उसकी भौहें फिर से ढीली हो गईं। तुमने अपना हाथ फिर से खींच लिया, उसे याद दिलाते हुए, अब तुम्हें ट्रे उठानी है। तुम हाथ नहीं पकड़ सकती थीं, लेकिन बाई निंगबिंग ने उसका हाथ फिर से खींच लिया। तुमने हाथ हटाया, उसने उसे फिर से पकड़ लिया। कई बार आगे पीछे किया, वह बस छोड़ ही नहीं रहा था। आप गुस्सा हुए बिना नहीं रह सके। उसका जिद्दी और बात न कर पाने वाला नेचर ही वजह थी जिससे आप उसे नापसंद करते थे। पिछली जिंदगी में आप बहुत गुस्सा होते। खुशकिस्मती से जिंदगी और मौत के अनुभव से गुजरने के बाद आप में पहले से ज्यादा सब्र है। ठीक है, उसे मेरा हाथ पकड़ने दो। आपने बेमन से मान लिया, लेकिन जब बाई निंगबिंग ने आपको गुस्सा होते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। वह जानता था कि यह इस बात का संकेत है कि फैंग युआन गुस्से में है। यह सब इसलिए था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी, और जब वह नहीं मानेगा, फैंग युआन उससे नफरत करेगा, उससे फिर कभी बात नहीं करेगा और उसे बाहर निकाल देगा। बस यह सोचकर ही बाई निंगबिंग का सिर फिर से धड़कने लगा, जैसे एक साथ कई स्टील की सुइयां उसकी कनपटी में चुभ रही हों। दर्द से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी कनपटी पर जोर से मुक्का मारा। इस अचानक हुई हरकत से आप और दूर से देख रहा ड्राइवर चौंक गया। आपका पहला रिएक्शन था कि बाई निंगबिंग को अटैक आ गया। ताई, ड्राइवर दौड़ कर आया और आपने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, हम बस हाथ पकड़ेंगे। ड्राइवर को साफ तौर पर इस तरह की सिचुएशन की आदत थी। ड्राइवर दौड़ कर आया और अपनी जेब से दवा की एक बोतल निकाली, बाई निंगबिंग को खिलाने के इरादे से, लेकिन बाई निंगबिंग ने ड्राइवर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। काफी देर बाद उसने आखिरकार आपकी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी हो गई थी जब उसने कंफर्म किया, सच में तुम सच में जाने नहीं दोगे और तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? आप एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर जल्दी से अपने कसकर पकड़े हुए हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। बाई निंगबिंग मजबूत है, देखो सच में। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े और जो हाथ उसके सिर पर मार रहा था वह नीचे हो गया। वह आपकी बात मानने वाले अंदाज में आपके बगल में खड़ा रहा, जैसे पहले कंट्रोल खोना कभी हुआ ही ना हो। ड्राइवर फिर से हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने उस लड़की को अटैक के बाद इतना शांत देखा था, इतनी तेजी से। आपको दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पलक झपकते ही आप अजीब तरह से एक हाथ से ट्रे उठा रहे थे। ड्राइवर तुरंत आगे बढ़ा और उसे ले लिया। मिस्टर फैंग, प्लीज मिस को वहां बैठा दीजिए, मुझे करने दीजिए। आपको भी लगा कि एक हाथ से खाना लेना वाकई मुश्किल है, इसीलिए आपने सिर हिलाया। तो मैं आपको परेशान करूंगा। आप बाई निंगबिंग को कैफेटेरिया के कोने में एक टेबल पर ले गए और बैठ गए। ड्राइवर जल्दी से 2 खाने का सामान ले आया। आपने ड्राइवर को अपना मील कार्ड दिया। आपने भी लंच नहीं किया है ना? मैं आपको अपना मील कार्ड दे दूं ताकि आप खाना ले सकें? ड्राइवर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बाद में बस थोड़ी ब्रेड ले लूंगा। आपका काम हर समय मिस बाई पर नजर रखना है। आप अकेले खाना लेने जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अगर मिस बाई को फिर से दौरा पड़ा तो यह बहुत बुरा होगा अगर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यह जानते हुए कि बाई परिवार के कई नियम हैं, आपने उन पर जोर नहीं डाला। तुमने चॉपस्टिक बाई निंगबिंग को दी। खाने का टाइम हो गया। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक को देखा, फिर तुम्हें देखा और काफी देर बाद धीरे धीरे उन्हें ले लिया। तुमने भी चॉपस्टिक उठाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। तुम शुरू में लेफ्ट हैंडेड नहीं थे, लेकिन बाई निंगबिंग भी ऐसे ही थे। खाते समय भी तुम्हारा हाथ पकड़ते थे, इसलिए तुमने बाएं हाथ से खाने की स्किल सीख ली। कई बार ऐसा करने के बाद
बाई निंगबिंग ने बहुत धीरे धीरे खाया, एक ही निवाला खाया। वह धीरे धीरे और जानबूझकर चबाता था, कभी कभी तो बीच में भी खाना छोड़ देता था। तुमने मुड़कर उसकी तरफ देखा और देखा कि वह अपनी चॉपस्टिक से मीट के एक टुकड़े को खालीपन से घूर रहा है। तुम्हें पता था कि वह फिर से सोच में डूबा हुआ है। तुमने धीरे से उसे अपना खाना खत्म करने की याद दिलाई। तुम्हारी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग की पलकें फड़कने लगीं और उसने धीरे से मीट अपने मुंह में डाल लिया। आज ड्राइवर ने जो देखा वह शौक से कहीं ज्यादा था। कौन उस लड़की को जगाने की हिम्मत करेगा जब वह सोच में डूबी हो। पहले अगर कोई उसे परेशान करता तो वह गुस्से में आकर अगले ही पल टेबल पलट देती थी। सिर्फ मिस्टर फैंग के पास ऐसी पावर थी। जैसे ही तुम चुपचाप खा रहे थे, अचानक चॉपस्टिक की एक जोड़ी बाहर निकली। तुमने अपनी प्लेट से बैंगन का एक टुकड़ा लिया। तुमने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। तुमने अभी तक अपना बैंगन खत्म नहीं किया है। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारी प्लेट से आलू का एक टुकड़ा लिया। तुम गुस्से में भी थे और खुश भी, इसलिए तुमने अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। जब तुमने लंच खत्म किया तो बाई परिवार बीजिंग में रहता था और लगभग 1 PM बज रहा था। तुम सूजो में यूनिवर्सिटी में थे। हालांकि दोनों जगहें पास थीं, फिर भी वापस आने में 4 घंटे से ज्यादा लगेंगे। अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो तुम्हें देर हो जाएगी। तुमने बाई निंगबिंग को स्कूल के गेट पर उतारा और ड्राइवर से कहा, प्लीज उसे घर ले चलो। ड्राइवर ने इज्जत से जवाब दिया, यह मेरा फर्ज है मिस्टर फैंग, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर बाई निंगबिंग समझ गया कि अब अलग होने का समय आ गया है। उसने तुम्हारा हाथ और मजबूत किया। तुमने अपनी हथेली में ताकत महसूस की और नीचे देखा। उसकी आंखों में गहरी हिचकिचाहट देखी। पिछले 10 सालों में तुमने वह नजर अनगिनत बार देखी थी। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा और तुम्हारी आवाज नरम पड़ गई। तुम्हें घर जाना चाहिए, अगर बहुत देर हो गई तो आंटी चिंता करेंगी। बाई निंगबिंग ने अपना सिर हिलाया, छोड़ने से मना कर दिया। तुमने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया। अच्छा रहो। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। उसका जिद्दी चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। फैंग युआन ने उसके सिर पर थपथपाया। तुम उसे मनाने के लिए क्या करती थी? तुम भी ऐसे ही उसके सिर पर थपथपाती थी। लेकिन बाद में जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारे दोस्त इस बात पर हंसे कि यह कितना बचकाना था, इसलिए तुमने फिर कभी ऐसा नहीं किया। तुमने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, अब वापस जाओ। बाई निंगबिंग ने अपना खाली हाथ रगड़ा। उसके दिल में गुस्से की लहर उठ रही थी। तुमने कहा, घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करके बताना कि तुम सेफ हो जा रहे। तो ठीक है। बाई निंगबिंग का ध्यान भटक गया और उसने सीरियसली पूछा, क्या फैंग युआन जवाब देगा? तुमने सिर हिलाया। हाँ, मैं जवाब मिलने के बाद बाई निंगबिंग ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसका एक्सप्रेशन कड़ा था, फिर भी तुमने उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, यह जानते हुए कि वह बहुत खुश होकर बाई निंगबिंग कार की पिछली सीट पर सीधा बैठ गया और ड्राइवर को उसे घर ले जाने दिया। उसके पापा हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें किसी की याद आती है तो तुम उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो। उसने पहले भी फैंग युआन को अनगिनत मैसेज भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन इस बार फैंग युआन ने जवाब देने का वादा किया था। बाई निंगबिंग ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। बेसब्री से घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह फैंग युआन को टेक्स्ट कर सके। बाई निंगबिंग की कार को जाते हुए देखने के बाद तुम अपनी डॉर्मेट्री में लौट आए। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, ज़्याओ यान दांत पीसते हुए डिमांडिंग टोन अपनाते हुए तुम पर झपट्टा। कबूल करो तो तुम्हारे साथ नरमी बरती जाएगी, विरोध करो तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बोलो, जल्दी बताओ, तुम इस खूबसूरत औरत से कहां मिले? कौन सी खूबसूरत? तुम हैरान लग रहे थे। ज़ाओयान पास झुकी। उसकी आवाज पक्की थी। यह वही है जिसके साथ तुम कैफेटेरिया में थे। अगले डॉर्म के लोगों ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि तुम कैफेटेरिया में एक खूबसूरत औरत के साथ खा रहे थे। उसने तुम्हारे लिए अपना सिर भी मारा, खुद को नुकसान पहुंचाना। उसके बगल में एक लड़का भी था। वह आम लग रहा था, लेकिन वह एक सिंप बनने को तैयार था। उसने तुम्हें खाना और गिफ्ट दोनों दिए। ज़ाओयान की बातों से तुम्हें सच में समझ आया कि अफवाहें हवा से कैसे निकल सकती हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने बेबस होकर समझाने की कोशिश की। बाई निंगबिंग और मैं सिर्फ दोस्त हैं, वह आदमी अपने परिवार का ड्राइवर है। मैं उन दोनों औरतों के बीच बिल्कुल नहीं पड़ा। ज़ाओयान हैरान दिखी। उसका चेहरा यकीन न होने से भरा था। क्या दोस्त इस तरह हाथ पकड़ेंगे? तुम उसे पहचानते हो? उसे समझाना पड़ा। हमने हाथ नहीं पकड़े। इसके अलावा उसकी हालत काफी खास है। बाई निंगबिंग को ऑटिज्म है। उसका व्यवहार सख्त है। कई बार हमें उसके साथ चलना पड़ता है और उसे मनाना पड़ता है, नहीं तो उसे कोई दौरा पड़ जाएगा। बाई निंगबिंग की हालत के बारे में जानने के बाद ज़ाओयान की प्रतिक्रिया बिल्कुल दूसरों जैसी ही थी। वह आश्चर्य और सहानुभूति से भरी थी। उसने 2 बार आह भरी और अफसोस से कहा, यह बहुत अफसोस की बात है। आप तब कितने उदासीन थे, लेकिन आज फिर से ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उमड़ आई। शाम के 5 बजे बाई निंगबिंग आखिरकार बाई परिवार के पास लौट आई।
लियू हुईशियान अपनी गर्दन को ऊपर उठाए दरवाजे पर तब से इंतजार कर रही थी जब से उसे ड्राइवर का फोन आया था कि वह सुरक्षित है। अपनी बेटी की वापसी की उम्मीद में लियू हुईशियान ने जानी पहचानी लाइसेंस प्लेट नंबर की एक झलक देखी और तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को अपने फोन को घूरते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सोच में डूबी हुई हो। उन्हें पहले से ही इसकी आदत थी। जब उनकी बेटी दिन में सपने देख रही होती थी तो वह किसी पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वह आदतन अपनी बेटी के कान के पास झुकी और धीरे से बोली, निंगबिंग, क्या आज बाहर जाकर मजा आया? क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ अब डिनर बनाएंगी, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा पसंदीदा बैंगन बना दूं? निंगबिंग, चलो पहले कार से बाहर निकलते हैं। जब हम घर पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में धीरे धीरे सोच सकते हैं, ठीक है? बाई निंगबिंग की आंखें थोड़ी हिली। आखिरकार वह अपनी हड़बड़ाहट से बाहर निकली। लियू हुईशियन बहुत खुश थी यह सोचकर कि उसकी बेटी जवाब देने वाली है, लेकिन बाई निंगबिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और तेजी से घर के अंदर चली गई। लियू हुईशियन पूरी तरह से कंफ्यूज थी, लेकिन वह फिर भी तेजी से पीछे पीछे चली गई। बाई निंगबिंग एंट्रेंस हॉल में ही खड़ी रही। उसने अंदर एक और कदम नहीं रखा। उसने अपने अंगूठे से फोन स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया। उसने जल्दी से फिर से स्क्रीन को देखा। यह बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन लियू हुईशियन ने फिर भी ध्यान से देखा। उसकी बेटी के होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। यह साफ तौर पर बहुत अच्छे मूड की निशानी थी। उसकी बेटी खुश थी, जाहिर है मां भी खुश थी। वह मुस्कुराई और पास झुकी। उसकी नजर फोन स्क्रीन पर पड़ी। निंगबिंग क्या देख रही थी, लेकिन जब उसकी नजर स्क्रीन पर कंटेंट पर पड़ी तो लियू हुईशियन के ऊपर उठे होंठ अचानक जम गए। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। स्क्रीन पर उसकी बेटी और फैंग युआन के बीच चैट इंटरफेस साफ दिख रहा था। सबसे नया मैसेज वह था जो बाई निंगबिंग ने अभी भेजा था, मैं घर पर हूं, और ऊपर स्क्रॉल करने पर यह बाई निंगबिंग के मैसेज से भरा हुआ था। आज हल्की बारिश, आज भारी बारिश, आज धूप। इन मैसेज में एक बात कॉमन थी। हर मैसेज से पहले एक चमकदार लाल एक्सक्लेमेशन मार्क था। तुमने बहुत पहले ही उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। लियू हुईशियन का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन निंगबिंग को एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वह अब भी उसे समय समय पर मैसेज भेजता था। अगर वह कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह इसका मतलब कैसे नहीं समझ पाता, लेकिन निंगबिंग नहीं है। लियू हुईशियन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से सिसकने लगी। उसकी आवाज भर्रा गई जब उसने सलाह दी, निंगबिंग, चलो पहले खाना खाते हैं, ठीक है? शायद खाने के बाद फैंग युआन तुम्हें जवाब देगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ बाई निंगबिंग के हाथ पर पड़ा, बाई निंगबिंग तुरंत एक तरफ हट गई। उसकी भौहें तन गईं। रुको, फैंग युआन ने कहा कि वह जवाब देगी। मैं इंतजार करूंगी। अगर फैंग युआन को पता चला कि मैं इंतजार नहीं कर रही हूं, अगर उसे पता चला कि मैं शरारत कर रही हूं, तो वह मुझे नजरअंदाज कर देगी। पिछली बार की तरह ही मैंने ठीक से व्यवहार नहीं किया और मैं फैंग युआन को फिर कभी नहीं देखूंगा। अपनी बेटी की भावनाओं को धीरे धीरे चिंतित होते देखना लियो। हुईशियन ने जल्दी से समझौता कर लिया। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। चलो अभी नहीं खाते, चलो अभी नहीं खाते। 3 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। बाई निंगबिंग को अभी भी एंट्री गेट पर खड़ा देखा। उसकी आंखें अपने फोन पर टिकी थीं। वह अंदर आने से मना कर रही थी। लियू हुईशियन खुद को रोक नहीं पाई। उसने खुद को अपने पति की बाहों में डाल लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बाई झिंगे ने धीरे से अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई, उसे दिलासा देते हुए कहा, हुईशियन, चिंता मत करो। यह पहली बार नहीं है जब निंगबिंग ने ऐसा किया है। वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पहले कुछ खा लो, भूखी मत रहना। लियू हुईशियन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं चिंता कैसे न करूं? पहले निंगबिंग मैसेज भेजने के 1 घंटे के अंदर अपना फोन रख देती थी, लेकिन अब 3 घंटे हो गए हैं। उसने जल्दी से अपना फोन निकालते हुए कहा, नहीं, मुझे फैंग युआन को फोन करना है। बाई झिंगे ने मुंह बनाया। तुम क्या कर रही हो? क्या हम पहले ही तय नहीं कर चुके थे कि उस बच्चे को और परेशान नहीं करेंगे? लियू हुईशियन आंसू रोकर लगभग चिल्ला पड़ी, मुझे अब किसी और चीज की परवाह नहीं है। अपनी बेटी को ऐसे देखकर मैं उसकी मां होने के नाते कैसे बेपरवाह रह सकती हूं? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लियू हुईशियन ने डायल बटन दबा दिया। इस बीच इस बात का फायदा उठाते हुए कि उस शाम उनकी क्लास नहीं थी, ज़्याओ यान तुम्हें कुछ चीजें खरीदने के लिए वेस्ट गेट के पास छोटे सुपरमार्केट में ले गया। डॉर्मेट्री वापस जाते समय दोनों ने तरह तरह की गॉसिप की। बात करते करते टॉपिक तुम्हारी तरफ मुड़ गया। ज़्याओ यान ने तुम्हें आंख मारी। उसका चेहरा जलन से भरा हुआ था और पूछा, वह खूबसूरत लड़की जो दोपहर में तुमसे मिलने आई थी, हम बचपन के दोस्त हैं, है ना? भले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, क्या तुम्हें कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? तुम हंसे बिना नहीं रह सके? मैं कैसे कर सकता था? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वह बचपन में कितनी परेशान करने वाली थी। उसे देखकर ही मेरे सिर में दर्द होने लगता था।
मुझे कोई फाइलिंग्स कहां से मिलेंगी? तुम्हारे बचपन की यादें तुम्हारे दिमाग में कौंध गईं। तुम जहां भी जाते बाई निंगडिंग एक छोटी सी पूंछ की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। जब तुम टॉयलेट जाते या नहाते भी तो वह तुमसे चिपकी रहती थी। तब तुम सिर्फ 8 या 9 साल के थे। पहले तो तुम्हें जेंडर का ज्यादा अंदाजा नहीं था, तो सब ठीक था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें उसकी लगभग जुनूनी निर्भरता से चिढ़ होने लगी। ज़्याओ यान हैरान रह गया। हैरान? सच में? इतनी खूबसूरत औरत हमेशा तुम्हारे आसपास और तुम बिल्कुल भी हिले नहीं? तुम बेबस होकर मुस्कुराए। यह सच है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए निंग बिंग ने सच में तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी और तुम थोड़ा नाराज और पछताए बिना नहीं रह सके। उसे मुझे अपना अकेला सहारा नहीं बनाना चाहिए था और उसे मेरे लिए मरना नहीं चाहिए था। मैंने इस बारे में सोच लिया है। इस जिंदगी में मुझे बाई निंग बिंग की बीमारी का इलाज करना ही होगा। बाई निंग बिंग ने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने का दिल से विरोध किया और वह नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसके आसपास रहें। लेकिन जब तक तुम उसके साथ थे वह बात मानकर मान जाती थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद तुमने उसे फिर कभी नहीं देखा और उसने इलाज पूरी तरह से बंद कर दिया। इलाज? कभी कभी मैंने दूसरों से बातचीत के कुछ हिस्से सुने और पता चला कि उसकी हालत जो कई सालों बाद आखिरकार सुधरी थी फिर से बिगड़ गई थी। हालांकि अब से मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। ज़ियाओ यान कुछ और मजाक करना चाहती थी कि अचानक उसका फोन बजा। आंटी भी तुम्हें कभी कभी फोन करती हैं, लेकिन हर बार बाई निंग बिंग के बारे में। यह हमेशा उसके दोबारा बीमार होने, इलाज न करवाने और उसे मनाने में तुम्हारी मदद चाहने के बारे में होता है। लेकिन तुमने इन सभी रिक्वेस्ट को मना कर दिया क्योंकि अंदर ही अंदर तुम बाई निंग बिंग से और कुछ नहीं करना चाहते थे। समय के साथ लियू हुईशियान ने तुम्हें बहुत कम फोन किया है। अब वह अचानक फोन कर रही है। क्या यह बाई निंग बिंग के बारे में हो सकता है? तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई है। यह सोचकर तुमने जल्दी से जवाब देने वाला बटन दबा दिया। आंटी लियू। लियू हुईशियन की आवाज में आंसू भरे हुए थे। दूसरी तरफ से फैंग युआन। आंटी जानती हैं कि निंग बिंग पहले नासमझ थी और उसने आपको बहुत परेशान किया होगा। यह समझ में आता है कि आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन अब सिर्फ आप ही निंग बिंग को मना सकती हैं। अगर आप उससे मिलना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। इलाज में मदद करने के लिए उससे कुछ शब्द कहना भी आंटी के लिए बहुत शुक्रगुजारी होगी। लियू हुईशियन की दबी हुई आवाज सुनकर आपने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया। आंटी चिंता मत करो। क्या निंग बिंग को कुछ हुआ है? मुझे धीरे से बताओ और देखो कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। लियू हुईशियन ने दरवाजे पर खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा। निंग बिंग की नजर आंसुओं से धुंधली हो गई। आज घर आने के बाद से वह अपने फोन को खाली आंखों से देख रही थी। पूरे 3 घंटे तक वह दरवाजे पर बिना हिले डुले खड़ी रही। रात के खाने का एक भी निवाला खाने से मना कर रही थी। वह पूरे समय तुम्हें टेक्स्ट कर रही थी। तुम्हारी आंटी को पता था कि तुमने उसे बहुत पहले डिलीट कर दिया था, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। लेकिन फिर तुम्हारा दिल जोर से धड़का और तुम्हें अचानक याद आया यह सच में सच था। हाई स्कूल में गुस्से में तुमने बाई निंग बिंग की सारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तुम धीरे धीरे उसे भूलते गए। तुम्हें थोड़ा बहुत याद आया कि तुमने बाई निंग बिंग से कहा था कि वह तुम्हें बता दे कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है। तुमने तब उससे वादा भी किया था तुम उसके मैसेज का जवाब जरूर दोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ऐसे ही अपने फोन को घूर रही हो, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हो? तुमने जल्दी से कहा, आंटी क्या तुम मुझे बाई निंग बिंग का फोन नंबर भेज सकती हो? मैं उसे तुरंत वापस ऐड कर दूंगा। लियू हुईशियान यह सुनकर बहुत खुश हुई कि तुम मदद करने को तैयार हो और उसने तुरंत नंबर भेज दिया। उसने भी जल्दी से बाई निंग बिंग को दोस्त के तौर पर ऐड कर लिया। बाई निंग बिंग की वी चैट प्रोफाइल पिक्चर अभी भी डिफॉल्ट ग्रे पोर्ट्रेट थी, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी की तरह, एक रस और डल। आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर आपने उन्हें एक मैसेज भेजा, क्या आप अभी तक घर आई? आपने जानबूझकर पूरी तरह से अनजान होने का नाटक किया। यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि वह 3 घंटे से एंट्री गेट पर खड़ी थी। मैसेज अभी अभी भेजा गया था। उनके जाने के थोड़ी देर बाद चैट बॉक्स में एक नया रिप्लाई आया। एंट्री गेट पर बाई निंग बिंग की आंखें, जो इतनी देर से धुंधली थीं, अचानक चमक उठी और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फैंग युआन ने उन्हें रिप्लाई किया था। फैंग युआन को भी उनकी याद आई होगी। काफी देर बाद बाई निंग बिंग अपनी बहुत ज्यादा खुशी से शांत हुई और धीरे धीरे एक शब्द में रिप्लाई किया। इस बार उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। उनके मैसेज का रिप्लाई लगभग तुरंत आ गया। क्या आपने डिनर कर लिया है? खाना याद रखना। बाई निंग बिंग ने कंफ्यूजन में ऊपर देखा और लियू हुईशियान और बाई जिंगे की परेशान नजरों से मिली। वह उनकी आंखों में भाव नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर भी वह बोली, डिनर। लियू हुईशियान बहुत खुश थी। अरे ठीक है, मम्मी डिनर गर्म करके ले आएंगी। अपनी बेटी को आखिरकार खाते हुए देखकर बाई जिंगे मुस्कुराई, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया और वह उदास हो गई। उसकी बेटी
जिसे उसने 20 साल से ज्यादा समय तक पाला था, आमतौर पर उसकी और उसकी पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर देती थी, फिर भी दूसरों की बात आसानी से मान लेती थी। क्या यह बाहरी लोगों का साथ देने का मामला था? हालांकि यह उदासी एक पल में गायब हो गई। उसने बाई निंगबिंग को इशारा किया। निंगबिंग, आओ और खाओ, टेबल पर बैठो। बाई निंगबिंग धीरे धीरे टेबल तक गई और बैठ गई। उसके खाने के तरीके धीमे और तरीके से थे, फिर भी लगभग एक सख्त रूटीन था। पहला निवाला चावल का होना था और चावल की मात्रा साइड डिश की मात्रा से मेल खानी थी। साइड डिश का हिस्सा सही होना था। हर स्टेप को तय नियमों के हिसाब से सख्ती से फॉलो करना था। बाहर वालों को ये काम बहुत अजीब लगते थे, लेकिन लियू हुइशियन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब तक उसकी बेटी अच्छे से खाना खाने को तैयार थी, यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी था। 15 मिनट बाद प्लेट में बैंगन का सिर्फ एक टुकड़ा बचा था। बाई निंगबिंग ने अपनी चॉपस्टिक से बैंगन उठाया और अपने कटोरे में चावल का आखिरी निवाला लेकर उसे ठीक से अपने मुंह में डाल दिया। उसकी हरकतें इतनी सटीक थीं जैसे उसने हिसाब लगाया हो। प्लेट और चावल का कटोरा एक ही समय में खाली हो गए। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और तुरंत निकाला। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए टेक्स्ट किया कि मैंने डिनर खत्म कर लिया है। तुमने लगभग तुरंत सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया। बहुत बढ़िया। तारीफ पाकर बाई निंगबिंग के होंठ फिर से मुस्कुरा उठे। उसकी आंखों में थोड़ा गर्व छिपा था। वह मुड़ी और ऊपर चली गई। लियू हुइशियन ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। पहले जब मैंने फैंग युआन को फोन किया तो उसने हमेशा साफ मना कर दिया। इस बार वह सच में मदद करने को तैयार है। क्या इसका मतलब है कि उसने निंगबिंग को माफ कर दिया है? अगर मैं उसे निंगबिंग के इलाज के लिए हॉस्पिटल चलने के लिए कहूं तो क्या वह मान जाएगी? बाई झिंगे ने अपनी पत्नी का हाथ थपथपाया, धीरे से उसकी परेशान भावनाओं को शांत किया। जल्दबाजी मत करो, चलो धीरे करते हैं, चलो कुछ और दिन देखते हैं। इस तरह हमारी सारी उम्मीदों के बाद भी कुछ नहीं होगा। आधी रात चौराहे पर 2 तेज रफ्तार कारें जोर से टकरा गईं। जमीन पर लाल धुआं फैल गया था। कटे हुए हाथ पैर हर जगह बिखरे हुए थे। एक भयानक मंजर। तुम्हारी नजर आंसुओं से पहले ही धुंधली हो चुकी थी, फिर भी तुम उसकी परछाई को थोड़ा बहुत देख सकते थे। उसने तुम्हें अपनी बाहों में पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, अपने आसपास जलती आग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। आग की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी और उसकी गहरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर थी। जब तक कि चिलचिलाती आग ने तुम दोनों को पूरी तरह से घेर नहीं लिया, तुम झटके से जागे। तुम्हारी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। तुम फिर से अपनी पिछली जिंदगी की मौत का सपना क्यों देख रहे थे? तुमने उसके माथे से ठंडा पसीना पोंछा, तकिए के पास से अपना फोन उठाया और उस पर नजर डाली। स्क्रीन पर सुबह के 3 बजे थे। तुम करवट लेकर सोने ही वाले थे कि अचानक सपने में बाई निंगबिन का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ गया। जब तक तुम्हें होश आया, तुम्हारी उंगलियां पहले से ही बेकाबू होकर तुमने उसे एक मैसेज भेजा। क्या तुम सो रहे हो? मैसेज भेजने के बाद ही तुम्हें एहसास हुआ इतनी देर हो गई है, वह अभी तक कैसे जाग सकता है? तुमने गुस्से में अपना माथा थपथपाया। मैसेज याद करने के लिए देर तक दबाने ही वाले थे कि तुम्हारे फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठी। यह बाई निंगबिन का जवाब था। नहीं, तुम उन 2 शब्दों को घूरते रहे, अनजाने में पलकें झपकाते रहे, समय दोबारा देखते रहे। यह सच में 3 AM था, 3 PM नहीं। तुमने जल्दी से एक और मैसेज भेजा। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बाई निंगबिन ने जवाब दिया। बिस्तर पर लेटे हुए। बिस्तर पर लेटे हो? तुम हैरान थे। फिर तुम्हें एहसास हुआ बिस्तर पर लेटा एक आम इंसान गेम नहीं खेल रहा होता। फोन का इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए होता है। लेकिन जब बाई निंगबिन ने कहा कि वह बिस्तर पर लेटा है, तो उसका मतलब वही था जो उसने कहा, बस वहीं लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। ज्यादातर वह फिर से दिन में सपने देख रहा था। तुम्हें याद है जब तुम 8 साल के थे, बाई निंगबिन एक बार तुम्हारे घर पर रात बिताई थी। रात बिताना थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना था। वह घर ही नहीं जाता था। लियू हुइशियान आखिरकार तुम्हें अलग करने में कामयाब हो गया था और बाई निंगबिन रोने और हंगामा करने लगा। आधी रात को तुम पेशाब करने के लिए उठे। आंखें खोलकर तुमने देखा कि उसकी बड़ी गोल आंखें बिना पलक झपकाए तुम्हें घूर रही हैं। उत्सुक होकर तुमने उससे पूछा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? उस समय बाई निंगबिन की बोली बहुत साफ नहीं थी और वह हकलाते हुए बोला, सो रहा हूं, सो रहा हूं। तुमने उसे गंभीरता से सही किया। तुमने अपना सिर हिलाया। नहीं, सोते समय तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। तुमने अपना गोल मटोल छोटा हाथ बढ़ाया और धीरे से बाई निंगबिन की आंखों को ढक दिया। देखो, ऐसे अपनी हथेली के नीचे आंखों को हिलते हुए महसूस करते हुए तुमने तुरंत कहा, इन्हें मत खोलना। बाई निंगबिन आज्ञाकारी रूप से स्थिर रहा। तभी तुमने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद तुम दोनों गहरी नींद में सो गए। उस दूर के समय के बारे में सोचकर तुम हल्के से हंसे बिना नहीं रह सके। तुमने उसे एक और मैसेज भेजा, सोते समय अपनी आंखें बंद करना। बाई निंगबिन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है,
फैंग युआन ने मुझे सिखाया है। किसी कारण से तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ तो है। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। तुम्हारी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। अब अपनी आंखें बंद करो। तुमने फिर से टेक्स्ट किया। सो जाओ। साथ में एक पिता सुअर का इमोजी था जो अपने बच्चे को सुलाने के लिए उसके सिर पर थपथपा रहा था। तुम्हें पता था कि बाई निंगबिन शायद इमोजी का मतलब नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हें लगा कि यह तुम्हारे अभी के मूड को पूरी तरह से दिखा रहा है। क्या तुम ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सुला रहा हो? इमोजी पाकर बाई निंगबिन सच में कुछ देर के लिए हैरान रह गया। वह हर शब्द समझ सकता था, लेकिन इमेज का मतलब नहीं। लेकिन जब उसकी नजर सिर थपथपाने के इशारे पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। रात के आसमान में तारे अचानक टिमटिमा उठे। फैंग युआन, क्या वह उसका सिर थपथपाने की कोशिश कर रही थी? अंधेरे में बाई निंगबिन के गाल थोड़े लाल हो गए। वह बहुत देर तक इमोजी को देखता रहा, जब तक कि धीरे धीरे उसे नींद नहीं आ गई और वह धीरे धीरे अपना फोन पकड़े सो गया। उसके तकिए के पास फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। यह वही सिर थपथपाने वाला इमोजी था जो उसने भेजा था। 2 दिन बाद तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फोन किया। चैट करते हुए उन्होंने तुम्हारे पिछले मेडिकल चेकअप के रिजल्ट के बारे में बताया। तुमने अपने पापा से कहा था कि वे अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें और इतना जंक फूड न खाएं। उन्होंने नहीं सुना। अब देखो क्या हुआ। वह इतना जंक फूड खाकर बीमार हो गया है। अपनी मां का इल्जाम सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। क्या? हालांकि तुम्हें पहले से अंदाजा था, फिर भी तुम घबरा गए। क्या हुआ? पापा को क्या पता चला? फोन के दूसरी तरफ से अचानक तुम्हारे पापा की आवाज आई। और क्या हो सकता है? बस 3 बार हुए हैं, है ना? तुम्हारी मां बहुत हंगामा कर रही थी। ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कोई लाइलाज बीमारी हो। वह मुझे ये खाने नहीं देगी, वह मुझे वो छूने नहीं देगी। तुम्हारी मां तुरंत उठी और बोली, डॉक्टर ने अभी मुझे तुम पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब से तुम कोई भी तला हुआ खाना नहीं छू सकते। अगर मैंने तुम्हें एक बार भी ऐसा करते देखा तो मैं तुम्हारी सारी सेविंग्स जब्त कर लूंगी। ये जानने के बाद ही कि यह लंग कैंसर या कोई और लाइलाज बीमारी नहीं है, तुमने राहत की सांस ली और तुरंत अपनी मां का साथ दिया। मां, तुम सही हो। जब आप ये कर ही रहे हैं तो प्लीज पापा के स्मोकिंग छोड़ने पर भी ध्यान दें। स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है। आपकी मम्मी ने बार बार सिर हिलाया। यह जरूरी है। आपके पापा ने उनके पास आह भरी। ओ डियर, अब जिंदगी की सारी खुशियां चली गईं। मंगलवार हफ्ते का आपका सबसे बिजी दिन है। पहले 2 पीरियड आपके काउंसलर की क्लास के होते हैं। लेट होने से बचने के लिए आपको जल्दी उठकर क्लासरूम जाना होगा। इस बीच बाई निंगबिन सुबह ठीक 6 बजे उठ गईं। ठीक 7 बजे तक वह कार की पिछली सीट पर आराम से बैठ चुकी थी। लियू हुइशन ने अपनी बेटी की पीठ की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह पहली बार नहीं है जब ड्राइवर बाई निंगबिन को आपकी डॉर्मेट्री ले गया है। उन्होंने लियू हुइशन को सीना थपथपाते हुए भरोसा दिलाया। मैडम, चिंता मत करो, मैं मिस का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लियू हुइशन ने धीरे से आह भरी। बाई जिंघे के और करीब आकर उनकी आंखें थोड़ी लाल थीं। कभी कभी मुझे फैंग युआन पर बहुत गुस्सा आता है। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पूरे 4 साल तक उसने निंगबिन से सारा कांटेक्ट काट दिया, जिससे निंगबिन की हालत, जो अब ठीक हो रही थी, फिर से बिगड़ गई। अब उसे हर हफ्ते इतनी दूर आकर डॉर्मेट्री में नीचे उसका इंतजार करना पड़ता है। एक मां का दिल हमेशा अपनी बेटी के लिए ही होता है। बाई झिंगे ने अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई, उसे धीरे से दिलासा दिया। फैंग युआन को नहीं पता कि निंगबिन हर हफ्ते उससे मिलने आती है। यह उसकी गलती नहीं है और चिंता मत करो, निंगबिन जरूर ठीक हो जाएगी। भले ही वह ठीक ना हो, हमारा बाई परिवार इतना बड़ा और ताकतवर है, हम जरूर एक बेटी का गुजारा कर सकते हैं। लियू हुइशन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर की आवाज ने अचानक उसकी चिंता को रोक दिया। मैडम, असल में जब मिस पिछले हफ्ते बीजिंग गई थी, मिस्टर फैंग ने उन्हें देखा है और कैफेटेरिया में उनके साथ खाना भी खाया है। लियू हुइशियान और बाई जिंगे दोनों हैरान रह गए। कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं? ड्राइवर ने सिर हिलाया। हाँ। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, मुंह बनाया और उन तीनों को देखा जो अभी भी बात कर रहे थे। उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। टाइम खत्म हो गया है। लियू हुइशियान और जानकारी पूछना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी का जोर सुनकर उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। जल्दी जल्दी मिस को वहां ले चलो। बाई निंगबिन का शेड्यूल हमेशा सेकंड के हिसाब से होता था। वह 6 बजे उठती थी और ठीक 7 बजे निकल जाती थी। इस रूटीन में कोई भी रुकावट उन्हें परेशान और बेचैन कर देती थी। शायद उन्हें फिर से लत लग सकती थी। ड्राइवर जल्दी से ड्राइवर की सीट पर वापस आ गया। कार की डिजिटल घड़ी अभी अभी 7 पर पहुंची थी। उसने हैंड ब्रेक छोड़ा, एक्सीलरेटर दबाया और काली सेडान तीर की तरह आपके स्कूल की ओर भाग गई। सुबह की क्लास बहुत बोरिंग होती थी। घंटी बजी ही थी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स दिन में सपने देखने लगे थे।
और बहुत कम लोग असल में ध्यान दे रहे थे, और तुम उनमें से एक थे। तुम यूनिवर्सिटी का ज्यादातर मटेरियल बहुत पहले ही भूल चुके थे। अगर तुमने अभी जल्दी से उसे पूरा नहीं किया तो तुम फाइनल एग्जाम में पक्का फेल हो जाओगे। अगर तुमने इंतजार किया, तुम्हारे सीनियर ईयर के दूसरे सेमेस्टर में बाकी सब इंटर्नशिप में बिजी थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिन्हें दोबारा एग्जाम देने के लिए बिखरे हुए स्कूल वापस जाना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। जैसे ही लंच की घंटी बजी, तुम और जाओ यान लंच के लिए कैफेटेरिया की तरफ भागे। खाने के बाद तुम अपने डॉर्म में वापस चले गए। दोपहर की क्लास के लिए रिचार्ज करने के लिए थोड़ी देर सोने का इरादा था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए, आधे सोए हुए, तुम्हारे फोन पर अचानक एक मैसेज नोटिफिकेशन की बीप बजी। तुम ऊँघते हुए अपने फोन के पास पहुंचे। स्क्रीन पर लियू हुईशियान का मैसेज दिखा। क्या तुमने और निंगबिन ने लंच खत्म कर लिया? मैंने सुना है कि आज बीजिंग में बारिश हो रही है। उससे कहो कि तुम्हारे खत्म करने के बाद जल्दी घर चला जाए। तुमने अपनी दुखती आंखें, जो अभी भी धुंधली थीं, रगड़ी और लापरवाही से जवाब दिया, आंटी, क्या तुमने यह गलत आदमी को भेज दिया? मैसेज अभी अभी भेजा गया था। इससे पहले कि तुम कुछ बोल पाती, लियू हुईशियान ने फोन किया। उसकी परेशान आवाज फोन पर आई। निंगबिन आज सुबह सुबह सू के कमरे में गया था। क्या वो तुम्हें ढूंढने नहीं आया था? ये शब्द बिजली की तरह थे, जिसने तुरंत तुम्हारी नींद तोड़ दी। तुम बिस्तर पर सीधे बैठ गए। तुम्हारी आवाज हैरानी से भरी हुई थी। निंगबिन मुझे ढूंढने आया था? मुझे पता नहीं था। आंटी, चिंता मत करो, मैं अभी स्कूल गेट पर जाती हूँ। तुम जल्दी से बिस्तर से उठी, मन ही मन सोच रही थी, अगर बाई निंगबिन सच में आया है तो उसे अभी भी स्कूल गेट पर इंतजार करना चाहिए। तुम अपने कपड़े बदलने के लिए दौड़ी। तुम्हारी हरकतें इतनी अचानक हुई कि तुमने ज्याओ यान को जगा दिया। ज्याओ यान ने अपनी नींद भरी आंखें मली और उठकर बैठ गया। बार बार जम्हाई ले रहा था। फैंग युआन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या इसलिए कि तुम कहां जा रही हो? तुमने बिना सिर घुमाए अपने जूतों के फीते बांधते हुए कहा। बाई निंगबिन मुझसे मिलने स्कूल आया था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। आज दोपहर मेरी क्लास है। क्या तुम मेरी किताबें मेरे लिए क्लासरूम में ले जा सकती हो? मैं शायद कुछ देर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी बात खत्म होने से पहले ही तुम बवंडर की तरह डॉर्मेट्री से बाहर निकल गई। ज्याओ यान बिस्तर पर वापस लेट गया, नींद में बड़बड़ाते हुए। तस्क तस्क, झपकी भी नहीं ली। जैसे ही उसने सुना कि एक सुंदर लड़की आ रही है, उसने कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं करता। तुम स्कूल के गेट के पास वाले बड़े पेड़ तक दौड़ी। ऊपर देखा तो तुमने एक जानी पहचानी शक्ल को चुपचाप खड़ा देखा। तुम जोर जोर से हाँफ रही थी और कुछ ही कदमों में बाई निंगबिन के पास दौड़ी। तुम्हारा लहजा थोड़ा डांटने वाला था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? जिस पल तुम आई, निंगबिन की नजर तुम पर टिकी थी। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन तुम्हारा सवाल सुनते ही उसने तुरंत घबराहट में अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें तुम्हारी नजरों से बचते हुए दूसरी तरफ चली गईं। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तुमने उसे कुछ कहने के लिए नहीं कहा, उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। बाई निंगबिन की उंगलियां उसकी स्कर्ट के हेम को पकड़े हुए लगातार मुड़ रही थी। घबराहट में उसका यह एक आम इशारा था। उसने चुपके से तुम्हारी तरफ देखा, यह देखकर कि तुम अभी भी सब्र से इंतजार कर रहे हो, और काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी चाकू की तरह भींच ली। स्नैप स्नैप, फैंग युआन मुझसे मिलना नहीं चाहता? तुम असली हो? तो क्या इसलिए कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते, वह तुम्हें यह बताने के बजाय कि वह यहां है, पूरे दिन स्कूल के गेट पर खड़ा रहेगा? तुमने अपना मुंह खोला, बहस करना चाहते हुए। मैंने कब कहा कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता? तुम अपनी बात के बीच में ही अचानक रुक गए। तुमने सच में ऐसा कहा? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद वाली रात थी। क्लास ने ग्रेजुएशन डिनर ऑर्गेनाइज किया था और बाई निंगबिन तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा लगातार तुमसे रुकने के लिए कह रहे थे, इसलिए तुम बिना मन के उसे ले गए। टीनेज में टीनेजर्स को अक्सर कोई ना कोई ऐसा मिलता है जिसकी तरफ वे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ क्लासमेट्स ने तो अपनी फीलिंग्स भी बताई और डिनर में सक्सेसफुली जोड़ी बनाई। और तुम्हारी भी एक लड़की थी जिसे तुम मन ही मन पसंद करते थे। डिनर के दौरान तुम कई बार उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सके, लेकिन बाई निंगबिन लाइनों के बीच पढ़ने की इंपॉर्टेंस से अनजान पूरी क्लास और टीचर्स के सामने सीधे पूछ बैठी, फैंग युआन, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? इन शब्दों ने क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। बहुत सी आंखें तुम्हारी तरफ घूम गईं। उनकी मजाकिया नजरों ने तुम्हें गायब होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उस फीमेल क्लासमेट ने बस तुम्हें यूं ही देखा जिससे तुम तुरंत पागल हो गए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी चिढ़ाने वाली बेस्ट फ्रेंड से कहा, मैं उसे नहीं जानती। वो आम बातें ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थीं, जो तुम्हारे दिल में पनप रहे रोमांस को बुझा रही थीं। बसंत के फूल को खिलने का मौका भी नहीं मिला था कि वो पूरी तरह से मुरझा गया। उस दिन घर लौटने के बाद तुम रोई और अपने मम्मी पापा से कहा कि तुम बाई निंगबिन से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। पीछे मुड़कर सोचती हूँ,
तो शायद यही एक वजह थी कि तुम दोनों ने अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। और फिर तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई जब तुमने गुस्से में उससे कहा कि तुम उसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। कोई बात नहीं, तुमने धीरे से अपना सिर हिलाया, अपने उलझे हुए ख्यालों को अपनी यादों से दूर किया, असलियत में वापस। उसकी आंखों में देखते हुए तुमने जोर से कहा, वो सब पुरानी बात है, मैं अब तुमसे मिलना चाहती हूं। तो अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो मुझे पहले बता देना, ठीक है? यह सुनकर बाई निंगबिन की आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे उसके दिल में चुपचाप कोई चमकता हुआ फूल खिल गया हो। वह मुस्कुराई और जोर से सिर हिलाया। उसकी खूबसूरती बसंत के खिले हुए दिन की तरह चमक रही थी। स्कूल में आने जाने वाले स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह गए। बाई निंगबिन के साथ आया ड्राइवर भी चुप हो गया। उसने घबराकर अपना फोन निकाला और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की फोटो खींचकर जल्दी से भेज दी। फोटो मिलते ही लियू हुईशियान इतनी हैरान हो गई कि उसका हाथ कांपने लगा और उसका फोन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वह बहुत खुश हुई, इतनी एक्साइटेड कि वह फोटो की 20 या 30 कॉपी प्रिंट करवाना चाहती थी। घर के हर कोने में टंगी। बाई निंगबिन की मुस्कान में सच में एक मनमोहक चार्म था। भले ही तुम उसे सिर्फ एक दोस्त मानते थे, तुम शर्माए बिना नहीं रह पाते थे। और तो और इतनी खूबसूरत औरत तुम्हें गौर से देख रही थी, तो तुम जो खुद पर बहुत कंट्रोल रखते हो, शर्माते कैसे नहीं? तुम्हारी आंखें अजीब तरह से चमकी और तुमने जल्दी से कहा, मुस्कुराना बंद करो। बाई निंगबिन, जो हमेशा बात मानने वाली थी, ने तुरंत अपने होंठ भींच लिए और फिर से गंभीर हो गई। तुमने हल्के से खांसी की, कासी की, अपने जलते हुए गालों पर हाथ फेरा और शर्म के कम होने का इंतजार किया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आखिर में पूछा, तुम यहां कब से इंतजार कर रही हो? क्या तुमने लंच कर लिया है? बाई निंगबिन ने जवाब नहीं दिया। अचानक उसने अपनी उंगली बढ़ाकर धीरे से तुम्हारे गाल पर थपथपाया और फुसफुसाया, तुम्हारा गाल लाल है। तुमने जल्दी से समझाया, थप्पड़ लगने से नहीं, बहुत तेज दौड़ने और बहुत थक जाने से है। मेरा चेहरा गर्मी से लाल है। तुमने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह उसकी मुस्कान की वजह से है। तुम्हें डर था कि वह सवाल पूछती रहेगी। तुमने जल्दी से बात बदल दी। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या तुमने खाना खाया है? बाई निंगबिन को याद आया कि तुमने 2 सवाल पूछे थे और उसने एक भी नहीं छोड़ा था। साफ जवाब आया, 1 घंटा 37 मिनट। खाया नहीं है। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। आमतौर पर 5 मिनट के बाद आपका सब्र जवाब दे जाता। आप एक दोस्त के साथ बाहर गए थे, लेकिन वह 1 घंटे से ज्यादा समय तक वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले आपका इंतजार करती रही। आप पर बहुत ज्यादा कड़वाहट छा गई। अगर मैं बाहर नहीं आई होती तो क्या आप अंधेरा होने तक इंतजार करते? बाई निंगबिन ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं रात 8:20 पर घर आ जाऊंगी। 4 घंटे की ड्राइव। मैं बीजिंग रात 11:30 पर वापस पहुंची। आप हैरान होकर रुक गए। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। अगर आप ऐसे वापस गए तो क्या आंटी लियू को चिंता नहीं होगी? लिन जेंग, ड्राइवर जो पास ही खड़ा था, जल्दी से चाय लेने के लिए आगे बढ़ा। वह चिंता कैसे नहीं कर सकती? हर बार जब मिस सू परिवार के पास आती हैं, तो मैडम इतनी चिंता करती हैं कि वह खा नहीं पाती, इस डर से कि मिस को कुछ हो जाएगा या वह अचानक बाहर बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन आप मिस का गुस्सा जानते हैं। वह आपके अलावा किसी की नहीं सुनती। आपने उनकी बातों के खास शब्द ध्यान से समझ लिए। आपका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। क्या वह मुझसे कई बार मिलने आई है? लिन जेंग ने इमोशन से भरे लहजे में सिर हिलाया। हाँ, जब से तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बीजिंग आए हो, मिस हर मंगलवार तुमसे मिलने आती है। वह कहती है कि वह तुमसे मिलेगी, लेकिन आने के बाद वह स्कूल के गेट पर बस बात मानने वाली तरह खड़ी रहती है। न अंदर जाती है और न ही तुम्हें बाहर बुलाती है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मिस से दोबारा नहीं मिलना चाहते, इसलिए उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बस चुपके से तुम्हारा स्कूल देखने आ गई। तुम अब सीनियर हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी में आए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन 3 सालों में वह हर मंगलवार महीने में 4 बार आई है। सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों को छोड़कर यह 110 से ज्यादा बार है। वह यहां आती है। इतनी बार तुम पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकते थे। अचानक तुम्हें अपने क्लासमेट्स के बीच सुनी एक गॉसिप याद आई। एक खूबसूरत लड़की अक्सर स्कूल के गेट पर खड़ी किसी का इंतजार करती हुई दिखती थी। शायद उनकी उसके बॉयफ्रेंड से बहस हुई होगी और वे खास तौर पर उसका इंतजार करने के लिए स्कूल आए होंगे, लेकिन वह शाम तक भी नहीं आया। पहले तो यह काफी नया था और हर कोई बहुत उत्सुक था। यह अंदाजा लगा रहा था कि यह बॉयफ्रेंड कौन है जो लड़की को उसे देखने के लिए इतना बेताब कर रहा है, सुबह से रात तक वहीं खड़ा रहता है। लेकिन जबकि उन्होंने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं देखा, यह खूबसूरत लड़की हर महीने और साल बिना चूके दिखाई देती थी। धीरे धीरे सबकी दिलचस्पी कम हो गई और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। उस समय ज़्याओयान तुम्हें भी घसीट कर ले जाती थी,
स्कूल गेट तक जाने की जिद करती थी ताकि देख सकूं कि ये लड़की कितनी शानदार है। लेकिन जब तुम पहुंचे तो तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की बिल्कुल नहीं दिखी। बस सड़क किनारे खड़ी एक साधारण लेकिन शानदार काली सेडान दिखी। साफ तौर पर ऐसी चीज नहीं जिसे कोई आम परिवार खरीद सके। इस समय तुमने अचानक अपना सिर घुमाया, उस कार को देखा जिसे लिन झेंग चला रहा था। तुम्हारी याद में जो कार तुमने तब देखी थी वह तुम्हारे सामने वाली कार जैसी लग रही थी। ये बस बिल्कुल वैसी ही है। पिछली जिंदगी में बस में तुमने जो बस देखी थी वह बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरे समय तुम्हारा पीछा कर रही थी? कोई हैरानी नहीं कि वह उस एक्सीडेंट की जगह पर थी। कोई हैरानी नहीं कि बाई निंगबिंग और निंगनिंग पहले इतनी चिपकी रहती थीं, लेकिन जब तुम यूनिवर्सिटी गए और सच में उससे अलग हो गए तो उसने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया। तुमने बेवकूफी में सोचा कि शायद उसकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं थी, या शायद वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके लक्षण पहले से ही थे। पता चला कि कई बातें उसकी बीमारी कभी सच में ठीक ही नहीं हुई थी। ये बातें समझने के बाद तुमने अपना सिर नीचे किया, तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और धीमी आवाज में पूछा, तो फिर जब मैं स्कूल गेट से गुजरा तो मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? लिन झेंग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मिस छिपी हुई थी। डर था कि तुम कहोगे कि वह बात नहीं मानती। लेकिन पिछले साल से मैंने तुम्हें स्कूल गेट से गुजरते हुए बहुत कम देखा है। तुम एक पल के लिए हैरान रह गए, यह याद करते हुए कि तुम्हारे जूनियर ईयर में तुम्हारी बहुत सारी क्लास थी और तुम स्कूल गेट से सिर्फ वीकेंड पर ही बाहर निकल सकते थे। तुम्हारे सीनियर ईयर में मंगलवार को क्लास और भी ज्यादा भरी होती थी, जिससे तुम्हारे स्कूल गेट से बाहर निकलने का चांस और भी कम हो जाता था। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें एक साल से ज्यादा समय से नहीं देखा। जब तुमने इस बार उससे मिलने की पहल की तो वह वहीं जम गई। उसे छिपने का भी टाइम नहीं मिला। तुमने अपने होंठ भींच लिए। तुम्हारा मूड अपने आप खराब हो गया। बाई निंगबिंग को तुम्हारा खराब मूड महसूस हुआ और वह घबरा गई। जल्दी से तुम्हारे कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। उसकी आवाज में चिंता थी। रो मत फैंग युआन, मत रो। उसने अजीब तरह से वैसे ही किया जैसे तुम आम तौर पर उसे दिलासा देते थे। धीरे से तुम्हारे सिर पर थपथपाया। लिन झेंग ने बाई निंगबिंग की हरकतें देखी और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने 4 साल तक बाई परिवार के लिए काम किया था और 3 साल से ज्यादा बाई निंगबिंग की सेवा की थी। ड्राइवर उसके साथ इतना समय बिताने के बाद लंबे समय से उसे अपना परिवार मानता था। उसने आह भरी और कहा, मिस्टर फैंग, भले ही मैं जो कह रही हूं वह गलत हो, फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि मिस आपको सच में पसंद करती हैं। आपने अपनी मुट्ठी कसकर भींची, फिर धीरे धीरे उसे ढीला किया। आखिर में बाई निंगबिंग का हाथ अपने माथे से हटाने के लिए आगे बढ़े। अपने दिल की कड़वाहट को दबाते हुए आपने हल्के से कहा, मैं रो नहीं रही हूं, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलती हूं। आप बहुत देर से पहुंचे। कैफेटेरिया में सिर्फ बचा हुआ खाना और ठंडी डिश थी। आपने इधर उधर देखा लेकिन बाई निंगबिंग नहीं दिखी। आपने उनके लिए फ्राइड राइस की एक प्लेट खरीदी क्योंकि यह उनकी पसंदीदा डिश थी, ताकि काम चल जाए। आपने उन्हें कैफेटेरिया में एक टेबल पर खींचकर बैठाया और फ्राइड राइस उनके सामने रख दिया। ये खा लो ताकि पेट भर जाए। अगर बाद में आपको भूख लगी तो ड्राइवर आपके लिए कुछ और ला देगा। आप वापस आते समय धीरे धीरे खा सकते हैं, ठीक है? बाई निंगबिंग ने आपका दिया हुआ चम्मच लिया और धीरे धीरे खाया। आप उसके पास बैठे थे और 1 दर्जन मीटर दूर लिन झेंग को देख रहे थे। उसके कहे शब्द फिर से याद आ गए, मिस सच में तुम्हें पसंद करती हैं। बाई निंगबिंग को सच में क्या पता है, किसी को पसंद करने का क्या मतलब है? आपने धीरे से पुकारा, बाई निंगबिंग। उसका चम्मच रुका और उसने चुपचाप आपकी तरफ देखा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं, यह सुनने का इंतजार कर रही थी कि आप क्या कहने वाले हैं। आपने ध्यान से अपने शब्द चुने और पूछा, क्या आप हाल ही में डॉक्टर कियान के पास गए हैं? डॉक्टर कियान चीन में ऑटिज्म के इलाज के जाने माने एक्सपर्ट हैं और बाई निंगबिंग की हालत का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। वह 6 साल की उम्र से उसका इलाज कर रहे हैं। जब भी आप उनके साथ हॉस्पिटल जाते थे तो आप इस दयालु और मिलनसार डॉक्टर को देखते थे। डॉक्टर कियान का स्वभाव, वह बहुत अच्छे मूड में रहती थीं, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और अक्सर आपको कैंडी देती थीं। कुछ समय के लिए आपको बाई निंगबिंग के साथ डॉक्टर कियान के पास जाना भी बहुत अच्छा लगा। जब भी बाई निंगबिंग डॉक्टर कियान टाइटल सुनती तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती और उसके चेहरे पर साफ मनाही का भाव आ जाता। आपने अपना लहजा नरम किया और फिर पूछा, क्या आप वहां गए हैं? बाई निंगबिंग ने अपने होंठ भींच लिए, बहुत दुखी लग रही थी और पक्के तौर पर 2 शब्द कहे, नहीं। आप इस नतीजे से हैरान नहीं हुए। उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए वह पक्का इलाज के लिए नहीं गई थी। आपने और जोर दिया, क्यों? क्या मैं नहीं जाऊंगी? बाई निंगबिंग का चम्मच पकड़े हुए हाथ अचानक कस गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर ली, लगभग चीखते हुए, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने टेबल पर रखे फ्राइड राइस को जोर से जमीन पर गिरा दिया। इस अचानक गुस्से से सब हैरान रह गए। लिन झेंग ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वह दौड़कर आई और जल्दी से बाई निंगबिंग के हाथ पकड़ लिए ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। लिन झेंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मेरी जेब में दवा है, जल्दी से निकालो और मिस को दे दो। घबराहट से आपकी हथेलियों में पसीना आ रहा था और आपने जल्दी से दवा की शीशी निकाली। जैसे ही आप उसे दवा देने वाले थे, आपके दिमाग में एक याद कौंधी। आपके पुराने डॉक्टर ने क्या कहा था? बहुत ज्यादा नींद की दवाएं शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको उसे खुद शांत होने के लिए मनाने की जरूरत थी। पहला कदम था दवा की फ्रीक्वेंसी कम करना। उसे ठीक होने में मदद करने के लिए लिन झेंग ने बाई निंगबिंग का माथा कसकर पकड़ लिया। आपने उसे धीरे से उठाया। आपने अपने होंठ काटे। दृढ़ मन से आपने हाथ बढ़ाया और धीरे से बाई निंगबिंग के गालों को सहलाया। बाई निंगबिंग ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें इमोशन से सूजी हुई थीं। उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था, बेताब होकर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। बहुत दर्द में लग रहा था। तुमने उसका सिर नीचे दबाया। उसकी नजरें तुम पर टिकी थीं, बार बार दोहरा रही थी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी हल्की आवाज बसंत की गर्म हवा की तरह धीरे धीरे उसके धड़कते सिर को ढक गई। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। बाई निंगबिंग के इमोशन धीरे धीरे शांत हो गए। फैंग युआन वहां था। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और उसके सिर की धड़कन गायब हो गई। शांत होने के बाद उसने जो पहले शब्द कहे उनमें अभी भी शिकायत थी, हम नहीं जाएंगे। वह मुंह फुलाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। लिन झेंग उसे दवा लेने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार था, भले ही वह उसे दबाए हुए था। लिन झेंग का समय हमेशा से बहुत कम था। शायद जल्द ही उस लड़की की बीमारी सच में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह देखकर कि बाई निंगबिंग पूरी तरह शांत हो गई है, आपने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और उन स्टूडेंट्स और कैफेटेरिया की लेडीज से बार बार माफी मांगी जो इस तरफ देख रही थीं। मुझे माफ करना, हम ये गंदगी बाद में साफ कर देंगे। फ्राइड राइस और टूटे हुए कटोरे पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। कैफेटेरिया की लेडीज वो उनसे इसे साफ करवाना अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद आपने चिंता से लिन झेंग की तरफ देखा। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? कैसे हो? लिन झेंग ने अपना हाथ उठाया जिससे एक चोट का निशान दिखा। वह मुस्कुराया, मैं अभी थोड़ी जल्दी में था और गलती से टेबल से टकरा गया। मैं अक्सर चीजों से टकरा जाता हूं। ये कोई सीरियस बात नहीं है। हर बार जब मिस को कोई दौरा पड़ता है तो किसी को उन्हें रोकना पड़ता है। इसके आधे घंटे बाद मेड और मिस दोनों को चोटों के निशान हो जाते हैं। हमें इसकी आदत हो गई है। आपने साफ दिख रहे चोट के निशान को देखा, आपकी भौहें तन गई। हमारे कैफेटेरिया में एक फर्स्ट एड किट है, 1 मिनट रुको, मैं जाकर लाता हूं। जब तुम वापस आए तो तुम्हारे पास न सिर्फ एक फर्स्ट एड किट थी बल्कि एक झाड़ू भी थी। तुमने किट लिन झेंग को दी और खुद अपने घाव का इलाज करने चले गए। मैं यहां की गंदगी साफ कर दूंगा। तुमने झाड़ू उठाई और चुपचाप फर्श पर पड़ी गंदगी साफ कर दी। हालांकि तुम्हारा चेहरा शांत था। बाई निंगबिंग ने तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ लिया था। उसने सावधानी से तुम्हारी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, फैंग युआन। उसके चेहरे का भाव कुछ बिगड़ा हुआ और अजीब था, जो उसकी भावनाओं को उसके हाव भाव से पूरी तरह मेल नहीं खा पा रहा था। उसे यह एहसास पसंद नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस बेबस होकर तुम्हारा नाम पुकार रही थी। तुमने शांति से अपनी आस्तीन उसके हाथ से छीन ली और कोने में छिपे टुकड़ों को मेहनत से साफ करते रहे। जब तुमने सारा कचरा साफ कर दिया तो तुमने मुड़कर देखा कि बाई निंगबिंग बहुत उदास दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत दुखी लग रही थी। तुमने मन ही मन धीरे से आह भरी और आखिर में उसका सिर थपथपाया। अगले ही पल बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। उसका उदास चेहरा गायब हो गया। उसने अपना चेहरा सीधा किया और सख्ती से कहा, तुमने अभी अभी वह खाना गिरा दिया जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। उसने किसी और को भी चोट पहुंचाई। क्या उसे पता भी है कि वह गलत थी? बाई निंगबिंग ने बहुत जल्दी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसकी हड्डियों में बस गए हों। पहले जब भी तुम उससे नाराज होते तो ये शब्द कहते ही तुम उसे माफ कर देते थे। समय के साथ वह इन्हें इतनी आसानी से कहती थी कि अगर तुम उससे कहते कि उसे माफ करने के लिए उसे वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे तो वह शायद तुरंत घुटने टेक देती। तुमने एक तरफ खड़े लिन झेंग की ओर इशारा किया। बाई निंगबिंग तुरंत लिन झेंग की ओर मुड़ी और इज्जत से कहा, मुझे माफ कर दो। उसने जल्दी और जल्दबाजी में माफी मांगी जो कुछ हद तक बनावटी लग रही थी, लेकिन लिन झेंग के लिए अपनी मालकिन से माफी मांगवाना पहले से ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और तो और उसकी मालकिन को शायद सच्चाई शब्द का मतलब भी नहीं पता था। झेंग खुश हुआ और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिन झेंग से माफी मिलने के बाद बाई निंगबिंग तुरंत आपकी तरफ मुड़ी।
फिर से हाथ बढ़ाया और धीरे से आपकी आस्तीन खींची। एक पल बाद यह देखकर कि आपने अपना हाथ नहीं हटाया, बाई निंगबिंग जान गई कि आपने उसे माफ कर दिया है। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े और उसका चेहरा फिर से खुशी से चमक उठा। मैंने अभी उससे चोरी क्यों की? क्या इसीलिए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूं, है ना? मुझे माफ कर दो। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मुझसे नाराज मत हो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा सिर दर्द अचानक हुआ था, लेकिन अगली बार जब तुम ठीक महसूस न करो तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? निंगबिंग ने दुखी होकर सिर हिलाया। तुम कुछ भी कहो, वह बात मान लेगा। इस समय तुम एक सब्र रखने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले टीचर की तरह हो। उसे धीरे से सलाह दे रहे हो। अगर तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाए तो अपने आसपास किसी को जरूर बताना। इस तरह हम तुम्हें आराम दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, समझे? सिर्फ सिर पीटने से कुछ नहीं होगा। इससे न सिर्फ तुम्हें दर्द होगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी परेशान हो जाएंगे। बाई निंगबिंग ने बार बार सिर हिलाया। 1 घंटे बाद जब तुम कैफेटेरिया से निकले तो जो आसमान कभी साफ था वह उदास हो गया था। काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे जोरदार बारिश होने वाली हो। लियू हुईशियान की सलाह याद करके तुमने उससे कहा, आज दोपहर मेरी क्लास है, तुम आज जल्दी घर क्यों नहीं चले जाते? बाई निंगबिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह साफ तौर पर तैयार नहीं थी, लेकिन जब तुमने कहा था तो उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके होंठ झुक गए। वह बेचारी लग रही थी, जिससे तुम्हारा दिल पिघल गया। तुम उसे स्कूल के गेट की तरफ ले गए। रास्ते में तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। ये ज्याओयान का मैसेज था, जिसमें तुम्हें चिढ़ाया गया था कि तुम अपनी पढ़ाई में इतने बिजी हो कि तुम अपनी दोपहर की क्लास भूल गए। तुम मैसेज को नीचे देखते हुए हंसे बिना नहीं रह सके। चलते हुए आपका ध्यान पूरी तरह से अपने फोन में लगा देखकर बाई निंगबिंग का एक्सप्रेशन और भी दुखी हो गया। उसका चेहरा लटक गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा पिल्ला जिसे उसका मालिक भूल गया हो, एक हल्के से स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आप कूड़ेदान से टकराने वाले होते हैं, वह चुपचाप अपना छोटा सा हाथ बढ़ाती है, धीरे से आपकी आस्तीन खींचती है और आपको एक तरफ खींच लेती है, रुकावट से बचते हुए। आगे एक टेढ़ा छोटा पेड़ है और वह फिर से आपकी आस्तीन खींचती है, आपको सावधान रहने की याद दिलाती है, यह जानते हुए कि मल्टीटास्किंग से आसानी से परेशानी हो सकती है। आप बस हाथ बढ़ाकर बाई निंगबिंग की आस्तीन कसकर पकड़ लेते हैं, उसे आपको लीड करने देते हैं। उस छोटे से हाथ को अपनी आस्तीन पकड़े हुए देखकर बाई निंगबिंग का उदास मूड तुरंत खुश हो जाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। यह एक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में चील चूजों को पकड़ती है का खेल खेलते थे। चूजों को मां मुर्गी के कपड़ों को कसकर पकड़कर उसके साथ भागना पड़ता है, जबकि मां मुर्गी अपने चूजों को चील से बचाती है। पहले वह सिर्फ बड़े पेड़ के नीचे अकेली खड़ी होकर तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलते हुए देख सकती थी, और अब वह आखिरकार तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वह सावधानी से तुम्हें ले जाती है, पूरे रास्ते तुम्हारी रक्षा करती है। स्कूल के गेट पर पहुंचकर तुम अभी भी जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, उसकी बदलती भावनाओं से बिल्कुल अनजान। तुम बस थोड़ा हैरान थे कि उसका मूड कितनी जल्दी बदल गया था। जाने से पहले तुम लिन जेंग की ओर मुड़े और उसे बताया, वैसे अगर तुम बाद में किसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरो तो बाई निंगबिंग के लिए कुछ खरीदना याद रखना। उसने कैफेटेरिया से मुश्किल से ही फ्राइड राइस खाया और थूक दिया। वापसी का सफर बहुत लंबा है, अगर वह लंच नहीं करेगी तो वह पक्का भूखी मर जाएगी। लिन जेंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यह मिस के लिए खरीदना चाहिए, मुझे डर है कि वह नहीं खाएगी जो मैं खरीदूंगी। उसने यह बहाना बनाने के लिए नहीं कहा। मिस का गुस्सा सबको पता था। अगर मैडम खुद कुछ खरीदती तो भी शायद वो उसे नहीं खाते, लेकिन वो जानते थे कि मिस्टर फैंग जो भी खरीदते मिस सब खा जाती। तुम्हें ये बात समझ में आती थी, लेकिन गेट के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। एक पल सोचने के बाद तुम बस उन्हें बगल वाले कन्वीनियंस स्टोर पर ले जाकर उनके लिए कुछ ब्रेड खरीद सकती थी। बस में कुछ ब्रेड रख लो, ये लो, बस में भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? बाई निंगबिन ने ब्रेड को अपने सीने से लगा लिया, उसे एक कीमती खजाने की तरह मानते हुए और बात मानते हुए सिर हिला दिया। उन्हें ऐसे देखकर तुम एक पल के लिए चुप हो गईं। सोच रही थीं कि क्या उन्होंने सच में तुम्हारी बात सुनी है। बस में चढ़ने और जाने से पहले तुमने उन्हें आखिरी बार चिंता में याद दिलाया, लेकिन बाई निंगबिन पहले से ही अपनी छोटी सी दुनिया में खोया हुआ था, ब्रेड पकड़े हुए। जब तुम क्लासरूम में पहुंची तो उदास आसमान आखिरकार और नहीं रुक सका और एक जोरदार धमाके के साथ लंबे समय से दबी हुई बारिश शुरू हो गई। तुम मन ही मन खुश हो रही थी कि तुम समय पर लौट आई थी और पूरी तरह भीगी नहीं थी। बारिश तुम्हारी स्किन पर पड़ रही थी, तुम्हारी नजर बहुत साफ थी,
लिंग जैन खुद को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाई और उसने बाई निंगबिन से कहा, मिस, अगर तुम्हें भूख लगी है तो पेट मीठा करने के लिए ब्रेड के 2 टुकड़े खा लो। आदि बेवकूफ, बाई निंगबिन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मैं इसे क्यों खाऊं? यह फेंग युआन का तोहफा है। अगर मैं इसे खा लूंगी तो यह चला जाएगा। शाम होते ही लिन झेंग ने बाई परिवार की हवेली के सामने कार पार्क की। अंदर बाई मिंगबिंग को देखकर उसने चिंता भरे अंदाज में लियू हुईशियान से कहा, मैडम, मिस को आज बाहर दौरा पड़ा था। क्या? लियू हुईशियान का चेहरा बिगड़ गया। क्या उन्हें चोट लगी है? वह अंदर भागने ही वाली थी कि लिन झेंग ने उसे जल्दी से रोक दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कुछ ही शब्दों से बाई निंगडिंग को शांत कर दिया था और यहां तक कि उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह उसे बहुत अधिक शामक न दे, क्योंकि उसे उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की चिंता थी। उन्होंने सब कुछ याद किया, यह जानने के बाद ही कि उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लियू हुईशियान ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे फेंग युआन न केवल निंगडिंग को देखने के लिए तैयार था, बल्कि उसके स्वास्थ्य के बारे में भी इतना चिंतित था। उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। क्या इसका मतलब यह था कि उसने और निंगडिंग ने सुलह कर ली थी? बेशक, बच्चों के बीच कितनी गहरी नफरत हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह था कि फेंग युआन भी निंगडिंग के साथ इलाज के लिए अस्पताल जाने को तैयार था? यह सोचकर उसने उत्साह से अपना फोन निकाला और उत्सुकता से डायल किया। आप क्लास में थे, आपका फोन साइलेंट पर था, इसीलिए आपने जवाब नहीं दिया। जब आपने क्लास के बाद मिस्ड कॉल देखी तो आपने तुरंत वापस कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, तुमने पूछा, क्या हुआ? लियू हुईशियान ने शुक्रगुजारी से भरी आवाज में आह भरी। युंगसी ने शुक्रगुजारी से जवाब दिया, मैंने आज निंग बिंग की हालत के बारे में सुना। आंटी बस तुम्हें ठीक से शुक्रिया कहना चाहती थी। अगर तुम नहीं होती तो शायद वह फिर से कोई दीवार ढूंढकर उससे अपना सिर टकराती, जिससे उसे बहुत चोट लगती। आंटी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर निंगबिन को फिर से कोई दिक्कत हुई तो मैं उसे जरूर मना लूंगा। मैं उसे शंघाई जाने दूंगा। तुम्हारे यहां होने से आंटी को जरूर आराम है। लियू हुईशियान ने बात बदल दी। उसकी आवाज में गुजारिश थी, लेकिन निंगबिंग के एपिसोड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम उस पर 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। असल में जब तक निंगबिंग की बीमारी ठीक हो जाती है, हमें पूरी तरह से राहत मिलेगी, लेकिन वह हमारी कोई बात नहीं सुनती और जिद करके इलाज से मना कर देती है। लेकिन आंटी जानती हैं कि निंगबिंग की सबसे, मेरी बात सुनो, तुम जरूर मानोगे। तुम्हें बस अपनी बात कहने की जरूरत है। आंटी जानती हैं कि तुम सूझों में पड़ रही हो और हर हफ्ते निंगडिंग को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वापस आना तुम्हारे लिए मुश्किल है। महीने में एक बार काफी भी है। मैं तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए ड्राइवर का इंतजाम कर सकती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि 4 घंटे की ड्राइव बहुत थकाने वाली है, तो आंटी तुम्हारे लिए प्लेन का टिकट बुक कर सकती है। इस जिंदगी में मेरी बस यही ख्वाहिश है कि निंगबिन ठीक हो और एक आम इंसान की तरह जीऊं। लियू हुईशियान की आवाज में गुजारिश थी। तुम सोच भी सकती हो कि वह अभी कैसा दिख रहा होगा। उसकी आंखें लाल हैं, उसने अपना फोन कसकर पकड़ा हुआ है और बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम और बाइनिंग छोटे थे। तुम्हारा और बाइनिंग बिन का झगड़ा हुआ था। लियू हुईशियान, जो एक कंपनी पार्टी में आई थी, तुम्हारे घर दौड़ी आई और झुककर तुमसे माफी मांगने लगी। किसने सोचा होगा कि एक अमीर परिवार की औरत इतनी झुककर, बच्चों की तरह सिर झुकाकर माफी मांगेगी? तुम उसकी परेशानी समझती थी और उस दिन बाई निंगबिन की बीमारी को याद करके तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। आंटी, तुमने कहा, मुझे भी उम्मीद है कि बाई निंगबिन जल्द ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा, लेकिन मैंने आज उसे बस थोड़ी देर के लिए यह बताया और वह अचानक बीमार पड़ गया, तो शायद मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लियू हुईशियान हैरान रह गई। वह बस इतना जानती थी, मेरी बेटी आज बीमार पड़ गई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका कारण यह होगा। फेंग युआन भी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं सका। ओह, मैं समझ गई। लियू हुईशियन का लहजा निराशा से भरा था। खैर, फिर भी थैंक यू, फिर भी थैंक यू। उसने उदास होकर फोन रख दिया। डॉर्म वापस जाते समय तुम्हारा दिमाग बाई निंगबिन के हॉस्पिटल जाने से मना करने से भरा हुआ था। तुमने ज़ाओ यान को तुमसे बात करते हुए भी नहीं सुना? उसके हाथ कमर पर थे। उसने गुस्से में तुम्हारा पूरा नाम पुकारा। उसके गाल फूले हुए थे। तभी तुम अपनी हैरानी से बाहर आए, उसे खाली नजरों से देखते हुए। क्या हुआ? ज़ाओ यान ने आराम से कहा। और क्या हो सकता है? मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैं अभी भी सोच रहा हूं, तुम्हारा बचपन का प्यार कहां है? तुमने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। तुमने जल्दी से अपने हाथ फिर से जोड़ लिए। उससे माफी मांगी, उससे माफी मांगी। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं ध्यान से सुनूंगा। ज़ाओ यान आखिरकार शांत हुई और हाथ जोड़कर बोली, ठीक है, ठीक है। नेशनल डे लगभग आ ही गया है ना? मैं तुम्हें माफ करती हूं। हम एक ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो गए थे। हमने टिकट भी खरीद लिए थे।
लेकिन हमने अभी तक कोई ट्रैवल प्लान नहीं बनाया है। हर बार जब छुट्टी होती थी तो तुम और ज़ियाओ यान साथ में ट्रैवल करते थे, लेकिन इस बार तुम अपने मम्मी पापा से मिलने घर जाना चाहते थे, जिनसे तुम बहुत समय से नहीं मिले थे। मुझे माफ करना, तुमने गिल्ट से कहा, मुझे अचानक घर जाने का मन कर रहा है, मैं नहीं जा सकती। हम साथ में एक ट्रिप पर गए थे। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने और काम शुरू करने के 1 साल बाद तुम्हारे पापा गुजर गए थे। उस समय तुम सू कॉरपोरेशन में काम करने के लिए रुके थे। अपने बिजी काम और लंबे आने जाने की वजह से तुम बहुत कम घर जाते थे। तुम अपने पापा से उनके आखिरी साल में भी नहीं मिल पाए थे। उसके बाद तुम्हारी मम्मी बीजिंग में अकेली रह गई और तुम दोनों बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हुई, तुम्हारा दिल अपने मम्मी पापा के लिए अफसोस से भरा था। अब इस नई जिंदगी में आप बस छुट्टी का फायदा उठाकर उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के अफसोस को दूर करना चाहते हैं। बस बात यह है कि नेशनल डे की छुट्टी के लिए ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। आपने और ज़ियाओ यान ने पहले जो ट्रैवल टिकट खरीदे थे वे प्री सेल पॉइंट पर इंतजार करके ही मिल पाए थे। अब आप अपना टिकट घर बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई टिकट नहीं बचा है। फिर आपने ट्रेन और बस टिकट खरीदने में 2 दिन लगा दिए। नेशनल डे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फिर भी आपके पास कोई टिकट नहीं है। आप खाते समय भी परेशान दिख रहे हैं। आपकी आहें और दुख देखकर ज़ियाओ यान आपके लिए परेशान है। तुम्हें अभी भी टिकट नहीं मिला, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तुम घर कैसे जाओगे? आप बिना सोचे समझे अपने कटोरे में रखे चावल को चॉपस्टिक से दबाते हैं। अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, मंगलवार, हाँ सही, कल मंगलवार है, बाई निंगबिन मुझसे दोबारा जरूर मिलने आएगा। अगर मैं उससे तारीख बदलकर परसों करवा लूं तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। नेशनल डे की छुट्टी परसों दोपहर क्लास के बाद शुरू होती है। क्या मैं उसे बीजिंग वापस जाते समय नहीं छोड़ सकता? यह सोचकर तुम्हारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं और तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। जैसे ही तुमने बाई निंगबिन के बारे में सोचा, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। यह उसका मैसेज था। तुमने उसे उठाया और हंसे बिना नहीं रह सके, क्योंकि तुम्हें यह वाक्य थोड़ा अजीब लगा। आज है, प्लीज खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखो, सच में सूरज चमक रहा है। इस वाक्य का क्या मतलब है? इस बीच बीजिंग में लियू हुईशियान बाई निंगबिन के कमरे में खाना ले गई और बर्तन उसके बगल वाली टेबल पर रख दिए। लंच का समय हो गया है, उसने धीरे से कहा। क्या तुम बाद में अपना फोन देख सकते हो? बाई निंगबिन अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे, अपना फोन चेहरे के पास पकड़े हुए। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उन्होंने लियू हुईशियन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियू हुईशियन कुछ कदम और पास गए और उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कुछ देर बाद कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बस उन्हें कमरे से बाहर जाने से पहले खाना खाने की याद दिला पाई। उनका इरादा था कि जब वह अपने सपने देखना खत्म कर लें तो वापस आकर उन्हें फोन करेंगी। तभी फोन की स्क्रीन चमक उठी और लॉक स्क्रीन पर उनका एक मैसेज दिखा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को हाइप जरूर कर देना। एंड अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, वो भी शायद आ जाए।